हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय में कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कविवर दुष्यंत चौटाला ने अपनी इन पंक्तियों में बताया है कि भ्रष्टाचार से जनता के हृदय में जो दुख और पीड़ा पनप रही है वो अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है, और ये पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि इसने एक पहाड़ का रूप ले लिया है, और यह पहाड़ अब पिघलना चाहिए ताकि वह दुख जाहिर हो सके और एक समाधान निकाला जा सके। जिस तरह से गंगा वेग से बहते हुए अपनी प्रबल धारा से आसपास की सारी गंदगी को बहा ले जाती है, उसी तरह से जनता के दुख से बने हिमालय से एक ऐसी गंगा जैसी क्रांति बहे जो अपने प्रबल बहाव में समाज और राजनीति की सारी कुरीतियां और बुराइयों को बहा ले जाए और समाज को फिर से पवित्र कर दे। दोस्तों, ये पंक्तियां पश्चिम बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सटीक बैठती है। इतिहास हमें बताता है कि बंगाल कितना भी समृद्ध था, लेकिन वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस की सरकारों ने इसे लगातार नष्ट कर दिया। आप इस विषय की गंभीरता को इस बात से समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के एक भाषण में कहा कि राष्ट्र की जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी स्वतंत्रता के समय 25% थी, पर अब सिर्फ 4% है। अब सवाल यह उठता है कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था के इस कदर तबाह होने के लिए आखिर किसे दोषी ठहराया जाए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई सामाजिक आर्थिक नीतियां या राज्य की अक्षम सरकारें? बदकिस्मती से इन दोनों ने ही देश के सबसे समृद्ध राज्य पश्चिम बंगाल को गरीबी में ढकेलने में अहम योगदान दिया है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बंगाल के पतन की कहानी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज साल 1965 में सिंगापुर को आज़ादी मिली थी। तब उसके प्रथम प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने कहा था कि वह अपने देश को कलकत्ता जैसा देखना चाहते हैं। तब खनिज संपदा यानी मिनरल रिसोर्सेज से रहित और दुश्मन देशों से घिरे 1000 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल वाले सिंगापुर जैसे गरीब देश से किसी को भी विशेष उन्नति की उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज सिंगापुर आर्थिक तथा मानव विकास के मामले में शीर्ष देशों में अपनी जगह बना चुका है। दोस्तों, 1950 और 1960 के दशकों में कलकत्ता बंबई और दिल्ली से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण शहर था। 1970 के दशक की शुरुआत में तो कलकत्ता ने तेज गति की परिवहन प्रणाली यानी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का निर्माण भी शुरू कर दिया था, और 1984 में वहां भारत का पहला भूमिगत ट्रेन यानी अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू हुआ। उस जमाने में लोग कलकत्ता की साफ सफाई और नागरिक प्रशासन की कुशलता को देखकर तारीफ करते नहीं थकते थे, और ऐसा हो भी क्यों ना। उस समय कलकत्ता की सड़कों की हर रोज सफाई हुआ करती थी। साल 1950 में जब बंबई की आबादी 26 लाख और दिल्ली की आबादी 14 लाख थी, तब इस शहर की आबादी 45 लाख से अधिक थी। लेकिन साल 2007 तक आते आते बंबई की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 90 लाख, दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 67 लाख हो गई, पर कोलकाता की आबादी 1 करोड़ 48 लाख थी। तब कलकत्ता की गिनती भारत के 4 बड़े शहरों में होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद ने भी इसे पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, अगर हम दुनिया भर की राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास को देखें तो गरीबी और कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का साथ चोली दामन के साथ जैसा है। साम्यवाद जब किसी देश या क्षेत्र में आता है तो उसके पीछे गरीबी भी आती है, और बाद में सत्तावाद, बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और फिर तानाशाही का दौर शुरू होता है। कम्युनिज्म का अभिशाप भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में लगभग 4 दशक पहले साल 1977 में पहुंचा, और राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सामर्थ्य को उसने नष्ट कर दिया। 34 साल बाद जब वाम मोर्चा सरकार खत्म हुई, तब राज्य में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस
का शासन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी करती है। और ये तो हर कोई जानता है कि वैचारिक रूप से ममता बनर्जी को वामपंथियों का वामपंथी माना जाता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि वामपंथियों के शासन के दौरान व्यापारी और उद्योगपतियों की उत्पीड़न एक आम घटना बन गई। और कम्युनिस्ट नेताओं ने उद्योगपति और बुर्जुआ के रूप में बदनाम करके उन्हें दरकिनार कर दिया। पहले सन 1980 से 81 तक कुल औद्योगिक उत्पादन में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 9.8% थी, पर यह घटकर आज केवल 5% रह गई है। इसी तरह जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 1981 में 21% था, जो अब घटकर 13% हो गया है। राज्य का बैंक डिपॉजिट भी 11.4% से घटकर 7% हो चुका है। दोस्तों, बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर पश्चिम बंगाल 1980 में 110.6 स्थान पर था, जिसका मतलब है कि देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बंगाल 10.6% बेहतर था, पर आज ये 90.8 अंक तक गिर गया। वहीं दूसरी ओर ओडिशा ने 81.5 से 98.9 अंक तक सुधार किया है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य पिछले कुछ दशकों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक रहा है। साल 1980 में मानव विकास सूचकांक यानी HDI पर पश्चिम बंगाल भारतीय राज्यों की सूची में 8वें स्थान पर आता था, पर साल 2018 तक आते आते फिसलकर 28वें स्थान पर आ गया है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोलकाता, जिसे अब कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता के पहले और आजादी के कुछ सालों बाद तक एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। ज्यादातर उद्योगों पर मारवाड़ी और गुजरातियों का कब्जा था, तो कुछ व्यापारी मुगल काल से बंगाल में कर रहे थे। जब कम्युनिस्ट शासकों ने इन गुजराती और मारवाड़ी व्यापारियों को परेशान करना शुरू कर दिया, तो उनमें से ज्यादातर दिल्ली और मुंबई जैसे दूसरे बड़े शहरों में चले गए, और तभी से शुरुआत हुई कोलकाता में आर्थिक गिरावट की। ऐसा करते करते वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल को कुछ और ही बना दिया और कोलकाता का भौगोलिक विस्तार करना चाहा। सरकार ने तो फेरी वालों को फुटपाथ पर अतिक्रमण करने का भी मौका दिया, जिससे सड़कें संकरी और सीमित हो गई। साथ ही साथ उन दोनों ने लगभग 5000 जनसंख्या वाले कलकत्ता की स्लम बस्तियों के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए, जिससे चीजें सुधरने की बजाय बिगड़ती चली गई। अगर ये तबाही तब तक रुक जाती तो ये शायद इस राज्य का इतना बुरा हाल ना हुआ होता। पर वामपंथियों ने कबीर दास के दोहे करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान भरपूर इस्तेमाल किया, और तब तक नहीं माने जब तक उन्होंने सब कुछ बर्बाद न कर दिया। आप उनके गलत फैसलों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने शिक्षा जैसे क्षेत्र को भी नहीं बख्शा और पब्लिक स्कूलों में 6वीं क्लास तक अंग्रेजी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि इन कम्युनिस्ट नेताओं के बच्चों ने निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाई की और आगे बढ़े। पूंजी और उद्योग के लिए कम्युनिस्ट सरकार ने नए व्यवसाय शुरू कर प्रतिबंध लगा दिया। आखिरकार कठोर श्रम कानून, भ्रष्टाचार, संघवाद जैसे अन्य कारणों ने पश्चिम बंगाल के शहरों को विशेष रूप से कोलकाता के उद्योग क्षेत्र से दूर रखा। दोस्तों, आज जो जगह आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई है, उसी जगह लगभग 4 दशक पहले कोलकाता की थी। पर फिर तानाशाही शासन के कारण मध्यम वर्गीय बंगालियों ने अवसरों के लिए राज्य से बाहर जाना ठीक समझा। कुछ समय बाद भारत के दूसरे शहरों में बंगाली समाज ने काफी तरक्की की, लेकिन कलकत्ता की हालत और खराब होती गई। दोस्तों, साल 1950 तक जो कोलकाता भारत का सबसे बड़ा शहरी समूह था और आर्थिक अवसरों के लिए महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली लोगों के लिए जीवन यापन का आकर्षक केंद्र बना हुआ था, वहीं कलकत्ता इस सरकार के आने के बाद अपने ही लोगों को अवसर नहीं दे पाया। दोस्तों, वैसे तो ममता बनर्जी लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के बारे में बात करती हैं, लेकिन शायद ही इस संदर्भ में उन्होंने कुछ समाधान करने की कोशिश की है। अब तो बंगाल सरकार के पास पैसा ही नहीं है,
जो स्वास्थ्य शिक्षा जैसी चीजों पर खर्च करे, तरक्की करे। उल्टा ये राज्य कर्ज के बड़े ढेर पर बैठा है, जो मुख्य रूप से पिछली वाम मोर्चे की सरकार के कारण चढ़ा है। और हाँ, कहीं और दिया या नहीं पता, ममता बनर्जी ने इसमें बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों, अगर इतिहास देखें तो वाम मोर्चे और टीएमसी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और राज्य को विकास के पथ पर वापस लाने के लिए एक शासन परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि अब केवल एक शासन परिवर्तन ही अमर सोनार बांग्ला के सुनहरे दिनों को वापस ला सकता है। अगर भारत की आर्थिक राजधानी की स्थिति को दोबारा पाना चाहता है तो पश्चिम बंगाल को राज्य और शहर पर शासन करने के लिए बेहतर लोगों और पार्टियों का चुनाव करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।